बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि बराए करम हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में अपना किरदार, अपना फ़र्ज़ समझ के अदा करें। नाज़रीन, रिचर्ड ग्रिंडेल से जितने हमारे हुक्मरान परेशान हैं, कमो बेश उतना ही मैं परेशान हूँ, क्योंकि एक्स ट्विटर खोल के देख लें, हर दूसरी तीसरी पोस्ट जो पाकिस्तान से मुताल्लिक है उसमें रिचर्ड ग्रिंडेल का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़िक्र खैर ज़रूर मिलता है। पहले वो पाकिस्तानी किरदारों का सहारा ले रहा था ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब लोग जो हैं पूरी दुनिया से वो रिचर्ड ग्रिंडेल के ट्विटर अकाउंट का सहारा लेते हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए। अब ताज़ा तरीन जो वाक़या सामने आया है वो एलिना कैलन ने, ख़ातून है, उन्होंने, जिनकी गालिबन कोई पाकिस्तानी कोई ओरिजिन होगी या आई डोंट नो, क्योंकि उनके फॉलोअर्स में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, तो उन्होंने कहीं ये ख़बर लिख दी है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि रिचर्ड ग्रिंडेल को ट्रंप ने मुशीर बना दिया है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश यानी साउथ ईस्ट एशिया के लिए अपना मुशीर बना दिया है। मेरा ख़्याल है कि ये ट्वीट जब पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंची होगी तो उनकी टांगें जो है वो बुरी तरह कांपी होंगी और काफ़ी देर तक कांपती रही होंगी, जब तक कि फिर रिचर्ड ग्रिंडेल ने ख़ुद उन पर तरस ना खाया हो और फिर उसने आके ख़ुद इसको कहा है कि नहीं, ये फ़ेक न्यूज़ है, घबराओ ना, मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान या इंडिया का मुशीर बन के नहीं आ रहा। फिर मेरा ख्याल पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी कोई सुख का सांस आया होगा। ना सीधी बात है, रिचर्ड ग्रिंडेल जो है वो रजीम चेंज के किरदारों के लिए मुसलसल एक दर्द सर बना हुआ है, रोज़ किसी ना किसी की ठुकाई करता। अब रिचर्ड ग्रिंडेल के ताज़ा शिकार बने हनीफ अब्बासी और उनसे भी ज़्यादा हमारे दोस्त और भाई वसीम बादामी साहब, जिन्होंने अपने शो में हनीफ अब्बासी को मदऊ किया था। हनीफ अब्बासी उन चंद सियासी लोगों में शामिल हैं जिनकी साख सिफर से भी नीचे है। पहले उन्हें एफिडेंट के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, फिर जब रजीम चेंज के मौके पे सबको एनआरओ मिला तो हनीफ अब्बासी की भी लॉटरी निकली और उनकी ना सिर्फ सियासत में वापसी हुई बल्कि फॉर्म 47 पर कौमी असम्बली के रुकन भी बना दिए गए और इन दिनों ये फिर उम्मीद से हैं और काबीना में शामिल होना चाहते हैं। इस पर हम बाद में भी जिक्र करते हैं। इसी कोशिश में वो गला फाड़ फाड़ कर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर हंसी आती है। पहले कहा कि जी इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए सजाद बरकी ने कैलिफोर्निया प्लान बनाया था और जनाब वो 2023 में कैलिफोर्निया में मीटिंग्स हुई। वो 2 दिन पहले मैंने आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर दिया था तस्वीर के साथ, शवाहिद के साथ, कि 2023 में शायद बरकी साहब जो है वो सजाद बरकी साहब वो कैलिफोर्निया एक दफ़ा गए थे और वो भी अपने बाल बच्चों के साथ डिज़नीलैंड देखने के लिए। अच्छा, और अब वसीम बादामी के शो में हनीफ अब्बासी ने फिर शतीरों को जफ़ा डालने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि रिचर्ड ग्रिंडेल जो है वो गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ मिलकर कारोबार करता है। जो मुंह में आता बोल देते हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं और फिर बाद में सज़ा काटते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं ख्वाजा आसिफ की तरह। और उन्हीं के कहने पे, यानी वो कह रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ के कहने पे वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो किसी भी कैदी को महज किसी के कहने पर रिहा नहीं कर सकता। वाह, हनीफ अब्बासी ने ये बातें तो टीवी शो में की थी। वसीम बादामी ने इन बातों का इंग्लिश में तर्जमा करके उसे ट्वीट कर दिया और साथ ही उनसे ये गलती हो गई या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे कि उन्होंने हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा, बस आखिर में सिर्फ हनीफ अब्बासी लिख दिया। इस पर रिचर्ड ग्रिंडेल ने वसीम बादामी साहब की भी खूब क्लास ले ली, जिनका कहना था कि मैंने देखा है कि तुम खुद को साफ़ी कहते हो, वो साफ़ी जो हुक्मरानों की जेब में नहीं होता, वो ऐसी बेसरोपा बातें और झूठ पर मबनी गुफ्तगू से पहले सवाल उठाता है। जो हुक्मरानों की जेब में नहीं होता वो पहले सवाल उठाता है। रिचर्ड ग्रिंडेल ने कहा कि मैं गोल्ड स्मिथ नामी किसी फ़र्द को जानता भी नहीं और ना ही मेरा उनसे कारोबारी या किसी और किस्म का कोई ताल्लुक़ है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी लोग देख रहे होंगे कि तुम सिर्फ पैसे बनाने के लिए झूठ को फ़रोग़ दे रहे हो, तुम हकीकी जर्नलिस्ट हो भी नहीं सकते। इसके बाद रिचर्ड ग्रिंडेल ने अपना मुतालबा जो वो रोज़ दोहराता है
वही दोहरा दिया कि मुझे यकीन है कि इमरान खान को जेल से रिहा करना पड़ेगा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ बनाए गए तमाम मुकदमात जो हैं वो सियासी हैं। इसके बाद रशीद गरनैल वसीम बादामी से कहते हैं कि तुम्हारे मुझ पर इल्ज़ामात और झूठ बांधने से साबित होता है कि तुमने इमरान खान की गिरफ़्तारी और उन पर बनाए गए मुकदमात की भी ठीक तरह से उसको कवर नहीं किया होगा, तुम अपनी साख तबाह कर चुके हो। फिर उन्होंने नुसरत जावेद साहब, वो जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में भी बहुत हार्श और सख्त किस्म की ट्वीट की है और ख़ासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नुसरत जावेद साहब के बारे में। अच्छा, अब इन ट्वीट से पता चलता है कि रशीद गरनैल जो है वो किसी हद तक पाकिस्तानी मामलात को समझने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो बाकायदा छितरौल पे उतर आया है। अब देखें आगे क्या बताया। अच्छा नाज़रीन, ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर वैसे तो रजीम चेंज के सारे ही किरदार सख्त उलझन में हैं, परेशानी में हैं, मगर पीपल्स पार्टी की मुश्किल इन सब से अलग है। पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी न किसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और जैसे बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के लिए हालात कुछ साजगार होते हैं तो कोई ना कोई नया कट्टा खुल जाता है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, मुसीबत बन जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत की अब इक़्तिसादी समेत हर महाज पर नाकामी के बाद एक बार फिर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी कि अब बिलावल को मौका दिया जाएगा शायद। एन उसी वक्त अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली जो है वो बिलावल की राह में आन खड़ी हुई है, और वो उनके लिए वजारत उज़्मा तो दूर की बात है, इस वक्त उनकी जो कोशिश है वो वजारत उज़्मा से बहुत पहले की एक स्टेज है कि किसी तरह उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का पास मिल जाए, छोटा सा पास मिल जाए। जैसे मैंने कहा ना कि जी शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि बेशक कुर्सी ना दें उस तकरीब में, मुझे खड़े होकर देख लेने दें ताकि मेरी तस्वीर बन जाए। इसी तरह बिलावल साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं टिल दा जोर लाना है, तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह मुझे या अब्बा जान को इस तकरीब में शिरकत का कार्ड मिल जाए और या कोई जाली पास ही मिल जाए, टिकट मिल जाए। अब वो इसको शायद मीनो सिनेमा की टिकट समझ रहे हैं बिलावल साहब कि जो आसानी से मिल जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या बनता है। इस मुश्किल सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट हर उस सिक्के को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में उन्हें ज़रा सा भी गुमान है कि ये सिक्का चल जाएगा। इसी सिलसिले में आसिफ जरदारी साहब अब मैदान में उतरे हैं। मकसद उनका सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह ये जो इस तरह का ये जो उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट में, ये कुछ देर आगे चल सके ताकि बिलावल की वजारत उज़्मा की भी कोई सूरत निकल आए। आसिफ जरदारी साहब का इसी काविशों में ताज़ा बयान सामने आया है कि कोई सुपर पावर है तो हो, मौला हमारे साथ है। जब नादर शाह हमले करता और लोग कहते कि नादर आ रहा है तो हमारे बड़े कहते थे कि नादर नादर है तू, कादर भी कादर है जो हमारे साथ है। अच्छा, इस बयान ने आसिफ जरदारी साहब में इस बयान में ये कहने की कोशिश की है कि वो तो ऐसे लोगों की औलाद है जो नादर शाह जैसे सूरमा के सामने डट गए थे, इसलिए अमेरिका तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अल्लाह जो कादर मुतलक है वो उनके साथ है। अब कोई आसिफ अली जरदारी साहब को बताए कि कादर मुतलक किसके साथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। सर दस्त आपके साथ जरदारी साहब, कादर तो नहीं, लियाकत वो लियारी वाला जो है वो कादर पटेल ज़रूर है। गुटका और क्या मैं कहूँ खाने वाले क्या कादर पटेल साहब जिनको आपने वफाकी वज़ीर सेहत बनाया हुआ है। जरदारी साहब आपके साथ शर्जील मेमन है, नासिर शाह है और वो सईद गनी साहब है, मुर्तज़ा वहाब है, आपका गौहर मुराद अली शाह है। जिस शख्स ने चुन चुन कर ऐसे हीरे अपनी ज़ंबील में रखे हों उसे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। जरदारी साहब फिर बम्बीनो का जिक्र है। जरदारी साहब आप बम्बीनो सिनेमा से कसरे सदारत तक पहुँचे हैं, इस पर बस कादर मुतलक का शुक्र अदा किया करें। बाकी फ़िलहाल कादर पटेल पे गुजारा करें और ऐसे इनकलाबी बयानात ना दिया करें। ऐसे बयानात का तजर्बा जो है वो पहले भी आपके लिए काफ़ी तल्ख निकला। याद है ना, आपने ईंट से ईंट बजाने वाला बयान भी दे दिया था, फिर क्या हुआ था? आप 2-2.5 साल मुल्क से बाहर खाक छानते रहे थे। आप सिर्फ ये काम करें कि जो लोग आपको अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी के लिए उकसा रहे हैं उनसे अर्ज़ करें कि अगर उन्होंने आसिफ जरदारी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई लड़ने की ठानी है तो इससे बेहतर है कि डाले वाले कैदी से सुलह सफाई कर लें, कोशिश कर लें, बल्कि इस काम के लिए अपनी आप खिदमात भी पेश कर दें। जरदारी साहब वरना यकीन करें
कि आप जैसे लोग इस उम्र में अपने दोस्तों को ये बता रहे होते हैं कि यार जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था ना, तो एक बार मैंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने घर वालों को दिखाई जिसमें मेरे रियाजी में से 100 में से 90 नंबर दे के घर वालों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हैं आप? तो घर वालों ने कहा तेरे 90 नंबर आ ही नहीं सकते, तेरे 9 नंबर आए हैं, तूने साथ 0 लगाकर 90 बनाया है। कहते हैं कि अब इस बुढ़ापे में आके मैं यकीन करेंगे मुझे होता है कि मैं सच बता दूं अपने घर वालों को, लेकिन ये बताऊं कि मेरा 0 आया था, मैंने साथ 9 लगा के 90 किया था। और 90 और 10 के साथ जरदारी साहब वैसे भी आपकी पुरानी यादें वाबस्ते हैं। अच्छा नाज़रीन, छोड़ें इस बात को। एक तरफ इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है कि वो जेल से बनी गाला मुंतकिल हो जाए, जिसे सब जेल करार दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ खबर यह है कि बनी गाला में इमरान खान के घर के अंदर, घर के करीब बिल्कुल पहाड़ियों पर अचानक आग भड़क उठी है। ये 1 महीने में दूसरी या तीसरी मरतबा हुआ है। अब बनी गाला इमरान खान के घर पर आग लगने का वाक़या जो है बज़ाहिर तो मामूली सा वाक़या है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इमरान खान के मुलाजमीन ही आग बुझाने की कोशिशें करते रहे और कोई रेस्क्यू इदारा जो है वो आग बुझाने नहीं पहुंचा। इससे पहले जब बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद किया गया था, उस वक्त भी आपको याद होगा कि कहा जा रहा था कि बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह को पूरी तरह बग कर लिया गया है। अब इमरान खान को दोबारा बनी गाला भेजने की ऑफर्स की जा रही हैं। इन हालात में दूसरी दफ़ा ये पुरस्कार तौर पे इस घर में आग लगी है। अगर आग लगने के वाक़यात गर्मियों में रूनुमा होते तो शायद कुछ समझ में आती, मगर सख्त सर्दी के महीनों में आग लगने के ऊपर तले 2 वाक़यात जो है ये बहुत तशवीशनाक हैं और किसी और जानिब भी इशारा कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी एक बार फिर ऑफ़र की है बड़े खुले लफ्ज़ों में कि इमरान खान चाहें तो जेल से उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि PTI के बाकी रहनुमाओं को भी सब जेल करार देकर घरों में मुंतकिल किया जा सकता है। इस सहूलत के बदले PTI उन्हें यानी नून लीग को 5 साल तक आराम से हुकूमत करने दे। कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ राना सनाउल्लाह साहब ये सब कुछ कह रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह साहब है ना जो कहते थे कि इमरान खान की रिहाई का मतलब ये है कि हम जेलों में चले जाएं, वो रिहा हो जाए और हम जेलों में चले जाएं। अब ये इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट होने के मशवरे दे रहे हैं। शायद इस साजिश को भी इमरान खान समझ चुके हैं। ये आग लगना शायद किसी अगली प्लानिंग का हिस्सा हो। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को अडयाला की निस्बत बनी गाला में नुकसान पहुंचाना ज़्यादा आसान है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बयान सुन लें। उनका कहना कि ये है कि मुझे इमरान खान ने नहीं, अचानक इंकशाफ हुआ है। उनका कहना है कि मुझे इमरान खान ने नहीं, जल बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ ख़राबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। इस पर नाज़रीन मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त पर ना बोला गया सच भी जो है वो गासिबों की तरफदारी होता है। चले अल्लाह ने आपको ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इस वक्त भी आपको सच कहने की तौफीक दे दी, तो ये भी बहरहाल गनीमत है। आखिर में नाज़रीन खबर ये है कि वफाकी काबीना में तोसी का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसके लिए नून लीग के अंदर एक बाकायदा इंतशार और अफरा तफरी और मार दाड़ की कैफियत है। नून लीग इन दिनों जिसके कंधे पर भी हाथ रखो आजकल वो वजारत का उम्मीदवार है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ खिलाड़ियों को भी वफाकी काबीना में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और कुछ जो नून लीग के नहीं बल्कि तकरीबन तमाम जो नून लीग के अरकान असम्बली उम्मीदवार हैं वजारतों के, वो उन्हीं लोगों से यानी तगड़े लोगों से, असल हुक्मरानों से रब्ता कर रहे हैं वजारत हासिल करने के लिए। और ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ खटक और अनवारुल हक की वजारत जो है वो कन्फर्म है। हनीफ अब्बासी जो उछल उछल कर बयानबाजी कर रहे हैं उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो ख़बरों में रहकर पार्टी क़यादत को याद दिला रहे हैं कि मैं भी तो हूँ। वजारतें तकसीम करते हुए उन्हें भी याद रखा जाए। ख़वातीन में अनुषा रहमान, जिनकी सिफारिश आप सब जानते हैं कि कौन हो सकता है, शाइस्ता परवेज़ मलिक और रेहाना औरंगज़ेब वजारत के लिए भरपूर लॉबिंग कर रही हैं। अब देखें आगे क्या बनता है। अच्छा, फैसल वावडा को भी वजारत के लिए ग्रीन सिग्नल कहते हैं मिल गया। अलबत्ता ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि उन्हें कौन सी वजारत दी जाएगी। फैसल वावडा की नज़र जो है वो तगड़ी वजारत पे, गालबन वो वजारत दाखिला पर है और सर-ए-दस्त जो है वो इसका असूल जो है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। MQM भी मज़ीद वजारतों की तलबगार है और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत इस मौके पर काबीना में तोसी करके ये तासुर भी देना चाहती है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उन पर कोई सियासी दबाव नहीं है। वो एक लंबी इनिंग खेलने की तैयारी कर रही है।
आप यकीन करें नाज़रीन के वजारतों के उम्मीदवार नून लीग के बाद जो अरकान असम्बली हैं वो ऐसे ऐसे प्रोफाइल और सीवीज़ बना के पेश कर रहे हैं, सिर्फ वजारतों के उम्मीदवार नहीं हैं, वो वजारत को भी मेंशन कर रहे हैं कि हम ना सिर्फ हमें वज़ीर बनाया जाए बल्कि फ़लाँ फ़लाँ वजारत दी जाए। दो जो यानी कहना चाहिए ना चोपड़ियाँ वो भी दो दो। तो मैं दो अरकान असम्बली को जानता हूँ जो असल जगह पे पहुँच के जिन्होंने अपने CV पेश किए हैं, अपनी पसंद की वजारत की दरख्वास्त वहाँ पेश की है जाके, और उनमें से तो एक की तालीम बिल्कुल वाजबी सी है, लेकिन वो बज़ेद है कि उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दिलवाई जाए। मुझे मतलब हंसी आती है ऐसे लोगों की ये सूरत देख के कि ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, अपनी तालीम देखें, अपना तजर्बा देखें और ये देखें कि वो मांग क्या रहे हैं, वजारतें कैसी कैसी मांग रहे हैं। एक वो गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन कंपनी को पाकिस्तान में पहाड़ी इलाके में कोई सड़क बनाने का ठेका मिल जाता है, वो नक्शा बनाना शुरू कर देते हैं। सर्वे के दौरान वो गैर मुल्की ठेकेदार को कुछ समझ में नहीं आता, वो एक पाकिस्तानी ठेकेदार को कहता है कि यार आप नक्शा बना दो। आप नक्शा बनाते कैसे हो? कहते हैं हम नक्शा बक्शा नहीं बनाते, हम तो कहते हैं फिर पहाड़ी इलाकों में कैसे आप लोग सड़क बनाते हो? तो पाकिस्तानी ठेकेदार कहता है कि हम एक गधे के ऊपर चूने की बोरी रखते हैं और चूने की बोरी के नीचे सुराख कर देते हैं और गधे को छोड़ देते हैं पहाड़ों में। वो चूना गिरता जाता है, वो गधा चलता जाता है, जहाँ जहाँ वो चूना गिरता जाता है वहाँ वहाँ हम सड़क बनाते जाते हैं। तो वो बंदा बहुत हैरान होता है, वो कहता है कि गैर मुल्की वो जो है ठेकेदार होता है बहुत हैरान होता है। वो पूछता है कि अच्छा फिर अगर इस तरह सड़क बनाते हो, यार आपके पास सिविल इंजीनियर नहीं होते? गधों से जो काम लेते हो तो आपके यहाँ सिविल इंजीनियर नहीं होते? कहते हैं नहीं नहीं, जहाँ पर गधे नहीं होते वहाँ पर सिविल इंजीनियर ही सड़क बनाते हैं। तो नाज़रीन ये हाल है हमारी इस वक्त वजारतों की तकसीम का। नाज़रीन आखिर में आपको दो शेर सुनाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। दबे पाँव हवा जिनके चरागों से बहलती हो, दबे पाँव हवा जिनके चरागों से बहलती हो, मुझे ऐसे घरों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसे घरों की खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। भले लगते हैं तूफ़ानों से लड़ते बादबा मुझको, भले लगते हैं तूफ़ानों से लड़ते बादबा मुझको, हवा के रुख पे चलती कश्तियाँ अच्छी नहीं लगती। किसी घर में रसन बसता रहें जो रात दिन मोहसिन, किसी घर में रसन बसता रहें जो रात दिन मोहसिन, मुझे अक्सर वो सहमी हिरनियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे अक्सर वो सहमी हिरनियाँ अच्छी नहीं लगती। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।